आपने अब तक बहुत सारे आईपीओज में अप्लाई किया है और किसी भी आईपीओ में अप्लाई क्यों करना चाहिए, आपको इसके सारे रीजंस पता हैं कि हमें एक अच्छी कंपनी में अर्ली इन्वेस्टमेंट का मौका मिल जाता है, ठीक ठाक लिस्टिंग से अर्न कर सकते हैं एंड सो ऑन। लेकिन ये आईपीओ इन्वेस्टिंग का बस एक पहलू है। ऐसे कितने ही वेल नोन लोग हैं जिन्हें आईपीओ का कॉन्सेप्ट ही नहीं पसंद और इवन वो रिटेल पब्लिक को भी आईपीओ से दूर रहने की सलाह देते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम तो है लीजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफे का। I have never been a big fan of IPOs and the valuations are kind of staggering now on some. इनके अलावा भी बहुत लोगों ने पब्लिकली आईपीओ के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज किया है, तो ऑब्वियस है कि इस थॉट प्रोसेस के पीछे उनके कुछ वैलिड रीजंस भी होंगे, जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्यों हमें एक आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अब देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा जो रीजन है वो है ओवर वैल्यूएशन, यानी कि उस कंपनी की एक्चुअल में जो वर्थ है उससे भी ज्यादा की प्राइस पर हमें आईपीओ में शेयर्स दिए जाते हैं। और ये एक सच्चाई है कि ऑलमोस्ट 70 to 80% आईपीओ ओवर प्राइस्ड होते हैं। और इसको लेकर इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंस यूट्यूबर प्रांजल कामरा जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि अगर हमारे पास कोई लैंड है और हमें उसे सेल करना है तो हम वो सब कुछ करेंगे जिससे कि हमें उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिल सके। और यही आईपीओज के केस में कंपनी के प्रमोटर्स करते हैं। जिस कंपनी को उन्होंने अपनी मेहनत से बिल्ड किया है वो चाहेंगे कि उसके शेयर्स वो एकदम हाईएस्ट प्राइस पर सेल करें। और इसी चक्कर में बहुत बार आईपीओज ओवर प्राइस्ड हो जाते हैं, जहां फिर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा कुछ बचता ही नहीं है। उल्टा लिस्टिंग के बाद शेयर प्राइस में गिरावट होना शुरू हो जाती है, जिसका क्लासिक एग्जाम्पल पेटीएम और नाइका जैसे आईपीओज हैं। अब देखिए, ओवर वैल्यूएशन को तो क्या पता हम इग्नोर कर भी दें कि चलो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और वो हमेशा प्रीमियम पर ही ट्रेड करती हैं। लेकिन दिक्कत तब है जब ओवरप्राइस्ड आईपीओ में कंपनी के प्रमोटर्स ही अपनी शेयर होल्डिंग सेल कर रहे हो, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स के लिए एकदम हाई वैल्यूएशन पर अपनी कंपनी से एग्जिट करने का सबसे सेफ ऑप्शन होता है आईपीओ। यानी एक तरफ तो कंपनी के प्रमोटर्स हैं जिन्हें उस कंपनी की, उस बिजनेस की सबसे अच्छी समझ है, वो तो अपनी शेयर होल्डिंग सेल कर रहे हैं। और खरीद कौन रहा है? हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने शायद उस कंपनी का नाम भी पहली बार सुना है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? बट आजकल हर एक आईपीओ में ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल का कुछ ना कुछ पार्ट होता ही है, जो फिर भी एक्सेप्टेबल है कि चलो कोई एंजल इन्वेस्टर होगा जिसे प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन जब आईपीओ 100% या मोर देन 50-60% ओएफएस हो और उसमें भी कोर प्रमोटर ग्रुप अपनी होल्डिंग सेल करे, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है। पर आजकल जब भी ऐसा कोई आईपीओ अनाउंस होता है तो उसकी इतनी आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट की जाती है कि हम ये सारे पॉइंट्स भूल ही जाते हैं। इसके बारे में हम अभी आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। अब क्योंकि आईपीओ लाने वाली कंपनी स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नहीं होती है, तो हम उसे बाकी लिस्टेड कंपनीज की तरह ठीक से एनालाइज नहीं कर सकते। और आईपीओज में अप्लाई ना करने का यही तीसरा सबसे बड़ा कारण है। जब हमारे पास हर एक सेक्टर में ऑलरेडी इतनी सारी लिस्टेड कंपनीज हैं जिनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, तो फिर हमें इन्वेस्टमेंट के लिए कोई नई कंपनी क्यों चाहिए, जबकि ना तो उसका कोई हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है, ना हमारे पास उसका कंप्लीट फाइनेंशियल डेटा है, जो है वो कितना एक्यूरेट है इस पर भी कोई श्योरिटी नहीं है। और अगर आप चार्ट पैटर्न वगैरह देखकर बाइंग या सेलिंग करते हैं तो उसका तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो कंपनी अभी मार्केट में लिस्ट ही नहीं है उसका चार्ट कहाँ से होगा। इसके अलावा आईपीओ लाने वाली कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में भी हमें ज़्यादा पता नहीं होता है। हाँ, अगर वो कंपनी किसी बड़े बिजनेस ग्रुप का पार्ट है, जैसे अगर टाटा की किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो फिर बात अलग है। लेकिन कोई बिल्कुल ही न्यू कंपनी जिसका हम नाम भी पहली बार सुन रहे हैं, तो उस मैनेजमेंट पर हम उतना इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते जब तक कि उनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड ना बन जाए। अब देखिए, अब तक मैंने आपको जो 3 रीजंस बताए हैं उनको लेकर आपके मन में ये भी आ सकता है कि ये सब बातें तो तब की है जब हम आईपीओ वाले शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, लेकिन हमें तो बस लिस्टिंग इन से मतलब है और उसके लिए बस देखना होता है आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो हमारा फोर्थ पॉइंट यही है, ग्रे मार्केट मैनिपुलेशन। हालांकि अगर आपको आईपीओ में ग्रे मार्केट और ग्रे मार्केट प्रीमियम के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है, तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैंने आपको अभी जो आर्टिफिशियल हाइप के बारे में बताया था उसकी शुरुआत यही ग्रे मार्केट से होती है। जानबूझकर ग्रे मार्केट में बल्क बाइंग की जाती है, जिससे कि एक फेक डिमांड क्रिएट होती है और अल्टीमेटली उस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने लगता है। अब ऑब्वियस है कि अगर जीएमपी ज़्यादा होगी तो वो आईपीओ पब्लिक आई में तो आना ही है। इसके अलावा एक आईपीओ को टॉक ऑफ द टाउन बनाने के लिए बाकायदा बड़ी बड़ी पीआर एजेंसीज को हायर किया जाता है। इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर वीडियो बनवाए जाते हैं, मनी कंट्रोल जैसी साइट्स पर ऐड चलाए जाते हैं, न्यूज़पेपर्स में ऐड पब्लिश किए जाते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद चाहे उस कंपनी का बिजनेस कैसा भी हो, उसके फाइनेंशियल्स कैसे भी हो, हम उस आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि तब हमारे अंदर एक्टिव होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि बाकी सब लोग तो इस आईपीओ से पैसे कमा लेंगे और मैं अकेला पीछे रह जाऊंगा।
अब ऐसे में होता क्या है कि अलॉटमेंट मिलने पर हमें शायद थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन्स मिल भी जाए, लेकिन जब हम अपने शेयर सेल करेंगे तो उन्हें खरीदेगा कौन? मोस्ट प्रोबेबली हमारे जैसा ही कोई रिटेल इन्वेस्टर जिसे अलॉटमेंट नहीं मिला है, बट उसे भी अपने फोमो को सेटिस्फाई करना है। तो इस तरह से कुछ खराब आईपीओज में प्रमोटर्स को सेफ एग्जिट मिल जाता है, अलॉटमेंट मिलने वाले को भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है, और एट दी एंड वो ओवरवैल्यूड शेयर्स रिटेलर्स को चिपका दिए जाते हैं, जिनमें या तो थक हार के लॉस बुक करते हैं या फिर जबरदस्ती के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। हालांकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि हर एक आईपीओ में ऐसा होता है, लेकिन कुछ आईपीओज में ही सही ऐसा भी होता है, ये आपको पता होना जरूरी है। अब हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है एक्सट्रीम कंपटीशन। आप अपने आसपास ही देख लीजिए, आजकल हर कोई आईपीओ में अप्लाई करने लगा है। इवन अपने अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाने के लिए लोग 5-5, 10-10 एप्लीकेशंस लगाते हैं, और कुछ तो इससे भी ज़्यादा, क्योंकि अलॉटमेंट मिल गया तो ठीक, वरना फिर अगले ही दिन पैसे वापस। और इसी वजह से आजकल एक अच्छे आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना बहुत टफ या कहीं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। अगर आपको पता हो तो अभी कुछ दिन पहले हरिओम आटा नाम का एक एसएमई आईपीओ 2500 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। अब आप खुद सोचिए कि 2000 लोगों में से किसी एक को अलॉटमेंट मिलना है और उसमें हमारा नाम आए, ये कितना अनलाइकली सिनेरियो है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद के साथ हम अप्लाई कर ही देते हैं कि क्या पता अलॉटमेंट मिल जाए, जिसमें वैसे कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन यहाँ इनडायरेक्टली हम एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करते हैं, जो कि आईपीओ में अप्लाई ना करने का हमारा रीजन नंबर 6 है। देखिए, मेन बोर्ड आईपीओ की रिटेल कैटेगरी में अगर हमें अप्लाई करना है तो 15,000 रुपये, जबकि एचएनआई कैटेगरी के लिए मिनिमम 2,10,000 रुपये की रिक्वायरमेंट होती है, और एसएमई आईपीओज में भी 1,20,000 रुपये या इससे थोड़ा ज्यादा का अमाउंट चाहिए होता है। तो आईपीओज में अप्लाई करने के लिए हमारे पास इतना लिक्विड कैश तो होना ही चाहिए, जिसे हम कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब आईपीओज में अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं, इसकी तो कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन उस अमाउंट को हम कहीं और इन्वेस्ट करके जो एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकते थे, हमें उसका लॉस जरूर होगा। अब अगर एक आखिरी और रीजन नंबर 7 की बात करें तो ये वैसे पर्टिकुलर आईपीओज के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ, शेयर प्राइस में एक बार हायर लेवल देखने के बाद हम उससे कम की प्राइस पर अपने शेयर सेल नहीं कर पाते। जैसे सपोज 100 रुपए की प्राइस पर हमें आईपीओ में शेयर्स मिले हैं और लिस्टिंग के बाद उसकी प्राइस हो गई है 150, लेकिन तब हमने शेयर सेल नहीं किए। अब अगर डाउन ट्रेंड शुरू होता है और शेयर प्राइस वापस 120 पर आ जाए तो इवन तो अब भी हम 20 रुपए के प्रॉफिट में है, तब भी हम अपने शेयर सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब हमें 20 रुपए के प्रॉफिट की बजाय 30 रुपए का लॉस दिख रहा होगा। और फिर चाहे शेयर प्राइस 120 से कम होते होते 80 रुपए पर ही क्यों ना आ जाए, वो शेयर्स हमारे डीमैट में पड़े रहेंगे। और इस तरह से कुछ आईपीओ शॉर्ट टर्म में या इवन लॉन्ग टर्म में भी वेल्थ डिस्ट्रॉयर साबित हो सकते हैं, और इसके कुछ एग्जांपल आई गेस आप सब जानते ही होंगे। तो ये तो बात हुई उन 7 रीजंस की कि क्यों हमें आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं आईपीओ के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने खुद आज तक बहुत सारे आईपीओ में अप्लाई किया है, एंड बाय गॉड ग्रेस एक अच्छे अमाउंट का प्रॉफिट भी हुआ है। इवन मैंने अपने इस चैनल पर बहुत सारे आईपीओ को रिव्यू किया है, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि वो आईपीओ में अप्लाई नहीं करते और ना ही किसी को करना चाहिए, उनकी इस बात के पीछे आखिर क्या थॉट प्रोसेस होता है, आपको इसके बारे में भी बताना जरूरी था। और साथ ही आईपीओज का भी जो क्रेज है कि हम किसी भी आईपीओ में किसी भी लेवल पर अप्लाई कर देंगे, उससे आपको थोड़ा बचना चाहिए। हाँ, अगर हम प्रॉपर रिसर्च के साथ कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल्स को समझकर अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हुए अगर किसी आईपीओ में अप्लाई करें तो वो हमारे लिए रिवॉर्डिंग हो सकता है, बशर्ते हमें उसमें अलॉटमेंट मिले। और अलॉटमेंट मिलने के चांसेस रिटेल की बजाय हमेशा एचएनआई कैटेगरी में ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको एचएनआई कैटेगरी के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।